भी हम सबको पता था कि खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और खास तौर पे जनाब मोदी की जो सोच है, जो फासिस्ट सोच है, जो उनकी आमराना सोच है, और जो वो अपनी खफगी मिटाने के लिए और अपनी इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए जिस इलेक्टोरल कैंपेन पे वो थे, उन्होंने एक क्रिएट किया कि जनाब यहाँ पे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही तरह पोर्ट्रे भी नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली इस मिशन को वो आगे लेके चले और उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम पाकिस्तान की इस हदूद में एक ऐसी सरगर्मी करें जैसे पाकिस्तान को काइंड ऑफ सबक सिखाएं। जो ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट थी और जो इंटीग्रेशन ऑफ योर मिसाइल विद द एयरक्राफ्ट थी, that was at peak as far as Pakistan Air Force is concerned. Other side पे, although that was a top of the line technology, but उनकी ना employment थी, ना integration थी, neither they were trained. पहले रेफर किया, that was the reason that their vice chief of the air staff, who was incidentally the person in charge to induct Rafael system, had unequivocally declared to the government that we are operationally not ready with Rafael employment. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much, Dr. Saab, and thank you for having me. But I hope we are not going to talk about politics. We are going to talk about what happened on the night of 7th of Yeah. May. उसके बाद 5 jets were confirmed down. हमें ये भी पता चला कि there were 2 more वो unconfirmed थे, so we are okay not counting them at the moment. सारी दुनिया की मीडिया ने कंफर्म कर दिया, debris was recovered, we saw the images, and then there was a flood of disinformation on Indian media कि जी उन्होंने एक अभी कल बताया कि जी एक F-16 शूट डाउन किया, एक F-17 शूट डाउन किया। when asked कि जी वो पायलट्स कहाँ हैं, अच्छा पायलट्स कैप्चर हो गए, पायलट्स क्या उनके एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम आपको उनसे मिलवा देंगे। This kind of ridiculous propaganda is going on the Indian media. और फिर आज सुबह एक और इमेज आया कि जी एक PL-15 मिसाइल जो है वो कहीं खेतों में गिरा हुआ है, वो डेटोनेट नहीं हुआ। चलिए, लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट दिस PL-15 थिंग। ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट से मिसाइल शूट हो जाए और वो डेटोनेट ना हो एंड इट जस्ट ड्रॉप्स डाउन मिड? यस जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ना हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, राइट। बट मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है, जो हमारा मिशन होता है, उसमें हम फायर तभी करते हैं वंस वी हैव लॉक डाउन दी टारगेट। जब जहाज का, जो हमारा एनिमी का जहाज है, ये जो भी टारगेट हम लेते हैं, जब वो हमारे रेडार में लॉक हो जाता है, पॉजिटिव सिग्नल आ जाता है, और बाजुकात उसको रिकन्फर्म करता है हमारा एयर सर्वेलेंस वाला भी, तो देन वी शूट। हाउएवर, मिसाइल मिसफायर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कहना कि PL-15 जाया हो गए और उन्होंने वो टारगेट अचीव नहीं किया, वो मेरा ख्याल है एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट। Definitely, given the accuracy of those weapons जो उन्होंने शो किया है, तो अभी अपनी खफगी मिटा रहे हैं। हमारे ऑडियंस के लिए जरा क्विकली इफ यू कैन गिव अस an account of what happened that night। और ये 20 to 70 की बैटल थी, एयर बैटल। 70 इंडियन जेट्स थे और 20 पाकिस्तानी जेट्स थे। जरा अगर उनका अकाउंट अगर आप हमारे साथ क्विकली शेयर करें। ऑल्दो अभी बहुत से लोगों को चीजें बहुत क्लियर होगी, बट मैं आपके लिए एक छोटा सा एक फ्रेशन सा दे देता हूँ। वो ये कि भी हम सबको पता था कि खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और खास तौर पे जनाब मोदी की जो सोच है, जो फासिस्ट सोच है, जो उनकी आमराना सोच है, और जो वो अपनी खफगी मिटाने के लिए और अपनी इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए जिस इलेक्टोरल कैंपेन पे वो थे, उन्होंने एक क्रिएट किया कि जनाब यहाँ पे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही तरह पोर्ट्रे भी नहीं किया।
अनफॉर्चुनेटली इस मिशन को वो आगे लेके चले और उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम पाकिस्तान की इस हदूद में एक ऐसी सरगर्मी करें जैसे पाकिस्तान को काइंड ऑफ सबक सिखाएं। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है जो हमने 2019 में की थी। हमने 2019 में जब रिटेलिएट किया, जब ऑफेंसिव शो किया, तो हमने कुछ टारगेट्स को एंगेज किया, बट एट द लास्ट मोमेंट हमने अपने जो टारगेट साइट्स थी उनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ताकि हम ये मैसेज दे सकें कि हम ये कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे। हम्म, इसी चीज को अगर आप देखें उनमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं, बिकॉज उनकी एयरफोर्स, वो जो हम आगे बात भी करेंगे, जो जिस मोराल की स्टेटस में उस वक्त थी और जिस मोराल की स्टेटस में अब मजीद चली गई है, उन्होंने ये प्लान किया कि वो ऑफ लॉन्ग शॉट जो रेंज होती है, लॉन्ग शॉट मिसाइल के साथ, वो वाइल स्टेइंग वेल इनसाइड देयर ओन टेरिटरी, दे वुड लाइक टू शूट द मिसाइल्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और फ्रॉम सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल्स। अब वो ये लॉन्च करने के लिए उन्होंने 7 से 9 टारगेट चुने। अब होता यह है कि आजकल की जो जंग है, जो एक नया डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हो चुका था लेकिन उसको हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तरह से रीएस्टैब्लिश कर दिया, वो एक आजकल की वो क्लासिकल डॉग फाइट वाली डॉक्ट्रिन, जो उस तरह की डॉग फाइट नहीं होती या लड़ाई नहीं होती। एक पूरा पैकेज होता है, हर टारगेट के लिए एक पैकेज होता है और उस पैकेज के अंदर कई किस्म के जहाज होते हैं, जिनमें सर्विलेंस के जहाज होते हैं, जिनमें फ्रंट स्वीप करने के लिए, अपना एरिया क्लियर करने के लिए जहाज होते हैं, और फिर वो मिसाइल, वो जहाज होते हैं जिनके ऊपर वो वेपन्स होते हैं जो आप लॉन्ग रेंज से आप अपने टारगेट्स को एक्वायर करके मारते हैं, और उसके बाद फिर आपके साथ एस्कॉर्ट्स होते हैं। सो एक पैकेज जो बनता है 7 से 8 जहाजों का, 10 जहाजों का बन सकता है। That's why once we picked up, and it is confirmed also, that they got airborne with about 70 to 80 aircraft. हम्म, अब उनके जो मजमूम इरादे थे वो कई दिनों से जाहिर हो रहे थे, जबकि दुनिया उनको बता रही थी, जब उनकी अपनी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स बता रहे थे, जब उनकी अपनी आर्म फोर्सेस बता रही थी। अगर आपको याद हो तो एक बहुत नहायत अहम जिम्मेदार वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स थे, उनको थोड़े दिनों पहले सैक किया गया। yes, लेकिन अब जनाब मोदी के ज़हन पे और दिमाग पे क्या सवार था, उन्होंने इस मिशन को एग्जीक्यूट किया। सो हम उसको एंटिसिपेट कर रहे थे, पाकिस्तान एयरफोर्स वाज ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग इट एंड वी वर वाइड अवेक। हम तन तैयार थे। सो जब ये लोग 7 to 8 टारगेट्स के लिए लॉन्च करते हैं, जब मैं कहता हूं कि हम हमदन तैयार थे, तो उसका मतलब यह है कि वी वर मॉनिटर सम ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिसको हम कहते हैं कि वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, बट कुछ हमारे शाहीन और कुछ हमारे जहाज जमीन पे तैयार थे। बाज औकात वो कॉकपिट के अंदर तैयार थे, और बाज सूरतों में, बाज जगहों पे वो अपने हट्स में तैयार थे, ताकि एक शॉर्ट नोटिस पे हम एयरबोर्न हो जाए। हम्म, सो जब ये 70 या 80 जहाजों का एक पूरा पैकेज आता है, सो वो अपने टारगेट्स को एंगेज करता है, एंड नाउ वी पिक देम अप। अब देखें, जब ये 70 से 80 जहाज उस एक एरिया में इतनी लंबी जो हुई है और जो बॉर्डर पर आते हैं, सो हमारे एयरक्राफ्ट अब एयरबोर्न होते हैं और हमारे सर्विलेंस वाले जहाज भी एयरबोर्न थे, और मजीद ऑगमेंट हम उनको करते हैं। सो फॉर लेट्स से हमारी तरफ से अब कुछ जगहों पे 4 जहाज थे, तो हम उनको ऑगमेंट करके 8 से 10 जहाज कर दिए। सो दिस इज हाउ आई वी से दैट दिस वाज अ बैटल बिटवीन 70 to 80 एयरक्राफ्ट वर्सेस 10 to 12 or 14. I'm not sure about the exact number of aircraft which got airborne, but I can assume, knowing my capability and capacity, कि ये ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 हों। okay, अब सर असल बात ये आती है कि इंडियन एयरफोर्स को ये जोन था कि दे आर अनटचेबल, दे हैव द highest possible technology in shape of either Rafale or in shape of Su-30s, to some extent MiG-29s। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों को एंटिसिपेट करते हुए, वो जो हम एयरफोर्स वाले कहते हैं कि स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवे, सो वी वर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स सिंस लॉन्ग। हम पिछले 5-7 सालों से, जो हमने स्विफ्ट रिफ्टॉर में भी उसका मुजाहरा किया, और खास तौर पे इस दफा की लीडरशिप ने J-10 एक्वायर किए। अब J-10 जब हमने एक्वायर किया तो एक टिपिकल माइंडसेट इंडियंस का था, ये चाइनीज टेक्नोलॉजी। लेकिन आज की जंग में, आज की एयर कॉम्बैट में खास तौर पे जो चीज मैटर करती है, वो करती है कि आपके पास वेपन के ऊपर, आपका जो वेपन सिस्टम है, लाइक एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर रेडार कौन सा है, उसके ऊपर सेंसर कौन से हैं, उसके सेल्फ
प्रोटेक्शन सिस्टम्स क्या है, और सबसे बढ़ के उन रेडार्स के साथ आपकी इंटीग्रेशन मिसाइल के साथ क्या है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो PL-15 एक्वायर किया था, जो कि चाइना का एक्सपोर्ट वेरिएंट था, वो चाइनीज से हमने जो दिया था वो एक इंतहाई मुस्तरद और काबिल एतमाद मिसाइल था। अब जब ये इंडियंस ने देखा कि उन्होंने अपने टारगेट सक्सेसफुली इंगेज कर लिए हैं और दे आर वेल विद इन देयर ओन बॉर्डर्स, सो दे थॉट कि गेम इज ऑन, गेम इज ओवर। बट दे डिड नॉट रियलाइज कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन आए तो उनको हमारी लीडरशिप ने बड़ा बवांगे दौल ये कह दिया था कि आपने रुकना नहीं। जो ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट थी और जो इंटीग्रेशन ऑफ योर मिसाइल विद द एयरक्राफ्ट थी, दैट वाज एट पीक एज फार एज पाकिस्तान एयरफोर्स इज कंसर्न। अदर साइड पे although that was a top of the line technology, but उनकी ना एम्प्लॉयमेंट थी ना इंटीग्रेशन थी, neither they were trained। और पहले रेफर किया, that was the reason that their vice chief of the air staff, who was incidentally the person in charge to induct Rafael system, had unequivocally declared to the government that we are operationally not ready with Rafael employment। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में तो उन वाइस चीफ साहब को वापस ला के इंडियन एयरफोर्स का चीफ बना देना चाहिए। एग्जैक्टली, आई थिंक उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दी थी, एंड ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। तो जो उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें मेरे माइंड में, ये 5 जो जहाज शूट डाउन हुए हैं ये सारे PL-15 से हुए, बिकॉज वी ऑल्सो सॉ इमेजेस ऑन सोशल मीडिया, यू नो एवरीथिंग फ्लडेड सारे सोशल मीडिया पे कि एंटी एयरक्राफ्ट से भी कुछ शूट कर रहे थे। Okay. For sure, with very firm voice, I can share that they were all air-to-air kits. Okay. Either through PL-50, or we also have, another BVR which is called SD-10, which is also a Chinese origin. But what we believe that PL-15, because of the range of the aircraft which were engaged, so it was PL-15 which engaged all these aircraft, and there was no anti-aircraft gun or the ground kills which have been claimed. Okay, so अब इस वक्त वो that important question जिसका आपने hint भी किया, the morale of the Air Force, क्योंकि जब आप जहाज में बैठते हैं तो how confident you feel against a weapon which has already downed 5 of your aircrafts top of the line. तो यहाँ पे अब क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में ये पहले से भी था। आप अगर फरवरी वाला अटैक 2019 वाला इंसिडेंट देखें तो वहां एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट होती है फॉर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स लाइक इंडियन एयरफोर्स, एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट अ स्मॉल एयरफोर्स, इट्स अ माइटी एयरफोर्स, इट्स अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इट इज able to induct modern systems as well. But the fault, the operational fault and the follies which they conducted in 2019, they were already one low. Another reason is they were not able to come close to the to our borders. They were staying well away from us. On दूसरी साइड पे जब आप देखते हैं तो एक शाहीन, वो जो कहते हैं ना कि शाही का, वो क्या कहते हैं आप उसको, करगस का जहां और है शाही का जहां और, तो Yes. हमारे जो शाहीन थे दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। और जो मैं सबसे बड़ी बात बार बार कह रहा हूं कि वी वर सो मच रेडी दैट वी हैड एम्प्लॉयड सच कॉन्सेप्ट फॉर सो मेनी टाइम्स दैट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू एंगेज। अब जब आपका पहला अभिनंदन वाला इंसिडेंट होता है वे यू आर डाउन एंड यू आर हैविंग कप ऑफ टी हियर इन पाकिस्तान, एंड नाउ दिस टाइम वंस यू आर हियर एंड यू सी द टॉप ऑफ मैं यहाँ तक क्लेम करूंगा और बिलीव करूंगा कि मेरे ख्याल में मोदी और उसकी गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स को एक रुस्वाकुन शिकस्त से दोचार करके उनको इतना डिमोरलाइज कर दिया है, इट विल टेक अ वाइल। अगर हम इसको इन कंटिन्यूएशन ऑफ 2019 देखें, व्हाट हैपेंड ऑन 7th May, उस वक्त क्या आपके ख्याल में MiG-21 के अंदर भेजना, जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, अपने विंग कमांडर अभिनंदन को, was that a strategic tactical mistake कि आप एक हल्के जहाज में ऐसा मिशन भेज दें which comes down और उसके बाद आपकी एयरफोर्स का मोरल जो है वो शैटर हो जाए? They should have used a different or maybe a better aircraft.
Dr. Saab, whenever we are sending the aircraft, whenever we are employing a raid, as I just now told you, it's a package. It is not only one aircraft or one type of aircraft, it's a combo. So MiG-21 was part of that combination or part of that package which came. लेकिन जो बात यहाँ पे भी बड़ी बहुत इंप्रेसिव है, एंड वी मस्ट व्यूअर्स मस्ट नोट इट, कि पिछली दफा भी जब हमने किया तो हमारा जो जैमिंग सिस्टम थे, जिसको आप AEW सिस्टम्स कहते हैं, दे वर वेरी इफेक्टिव। और अगर आपने वो पिछली एपिसोड्स देखी हो तो उसमें अभिनंदन साहब या दूसरे एयरक्राफ्ट जब आ रहे थे तो हमारी तरफ से कंप्लीट जैमिंग थी, जबकि उनकी जैमिंग बिल्कुल इनइफेक्टिव थी। सिमिलरली दिस टाइम ऑल्सो व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, we will come out with correct analysis thereafter. The effective employment of your support element, which is the AEW and your EW systems, were very impressive. So मैं ये तो नहीं कहूंगा कि MiG-21 का एम्प्लॉय करना गलत था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी गलत, जो अभी अंदर को जो टेक्निकल एक्शन लेने चाहिए थे वो गलत है। सिमिलरली इस दफा भी अगर आप देखते हैं तो राफेल की मार्शल साहब, can you I said कि मैं जी ये तो नहीं कहूंगा कि MiG-21 एम्प्लॉय करना गलत था। वो उनकी एक ऑपरेशनल प्लानिंग है, वॉर प्लान की वो गेमिंग करके आते हैं, प्रोफेशनल एयरफोर्स है। लेकिन जो टेक्टिकल एक्शन से जो ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट राइट देयर एंड देन थी, वो बिल्कुल गलत थी। सिमिलरली जब हम इसका भी एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि राफेल बीइंग सच अ हाईटेक एयरक्राफ्ट, 4 to 4.5 gen aircraft with VBR and the state of the art radar, I think its employment was again not there, and its integration with the overall system is not very effective. That's why I say that, and which you are also claiming, that the morale of Indian Air Force at this time must be down to below zero. I'm sure they must be working on, अब उन्होंने अपने फॉल्ट्स आइडेंटिफाई किए होंगे, जो भी लैकिंग होंगी उनके बैकएंड पे इंटीग्रेशन के अंदर, वो they must be working on it because of course they are very professional people. आपने ये साइबर कैपेबिलिटी का जिक्र किया, ऐसी एक कुछ रिपोर्ट्स हमने देखी कि वहाँ पे इंडियन पंजाब में बठिंडा में स्पेशली वहाँ पे किसी साहब ने कहा कि when this engagement, air engagement happened, तो ग्राउंड पे कुछ जितनी ये डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल फोन्स एंड अदर, जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड होती हैं या वेव्स जिनके अंदर यूज होती हैं, वो जैम हुई थी। सो कैन वी अस्यूम कि देयर वाज सम वेरी स्ट्रॉन्ग system employed or deployed in Pakistani aircraft जिन्होंने ground Absolutely. This is what I was referring to. This is what I was referring to. Yes. I'm not sure whether it was so effective and so deep down. Nevertheless, मैं एक बात आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि जो हमारे एयरबोर्न एसेट थे, especially the surveillance asset and AEW assets, they were also not lagging behind. Mashallah, those pilots who were operating those, they were so thrilled that they were also coming quite advanced and they were employing their tactics so effectively कि alhamdulillah हमारी तरफ बिल्कुल जैमी नहीं थी. We were able to communicate with each other. However, we feel that there was very effective jamming for them and for them to able to operate. It was also a matter of the reputation of the suppliers of these aircrafts on both sides. So वहाँ पे French suppliers थे, यहाँ Chinese थे. तो can we assume कि ये Chinese satellites की भी हमें उसमें support हासिल थी in a way of seeing the battlefield as far as possible, so that their weapons and their aircrafts perform to the maximum? ऐसा नहीं होता, ये आप इस लेवल तक नहीं जाते कि आप वो अपने वेपन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन देते हैं। आपके जो सेंसर्स होते हैं, जो आपके जीपीएस सिस्टम्स होते हैं, जो आपकी सैटेलाइट इमेज और सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी होती है कि ऑल अवेलेबल सैटेलाइट्स कैन बी यूटिलाइज, वो आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है। बट ये कहना कि स्पेशली चाइनीज वहां एम्प्लॉय हुए to augment the available strength of our sensors, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि ये एक डिफेंस एनालिस्ट हैं बहुत मशहूर इंडियन, परवीन सहानी साहब,
उन्होंने ये सारा एक जी। एनालिसिस दिया था एंड ही सेड कि जब इन इन एन इवेंट लाइक दिस ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपना सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करे पाकिस्तान को, और उसके बाद फिर जैसे एक ट्रे में आपके सामने चीज रखी हुई होती है, सो द बैटलफील्ड वाज एज क्लियरली विजिबल टू द पीएएफ एज वन कैन इमेजिन थ्रू दैट इमेज। मैं थोड़ा सा आपको लेमैन की मैं समझाना चाहूंगा, पर मैंने वो परवान साहब को बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ही स्पीक्स वेरी लॉजिकली, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, आई हर्ड हिम। होता यह है कि जब आप अपने वेपन्स को लॉन्च करते हैं तो आप अपने स्पोर्ट में अपने सेंसर्स लेके आते हैं, और उन सेंसर्स का एक काम तो ये होता है कि टू मेंटेन योर एफिकेसी। दूसरा काम ये होता है कि वो जो जीपीएस को जैमिंग करनी है या उनके जो सिग्नल्स को जैम करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट। हमारे जहाजों में भी ये होता है, टू सेल्फ कैरी आउट द सेल्फ डिफेंस ना। जब वो कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो इमेजरी और जो इनपुट है वो सैटेलाइट से भी आ रही होती है, जीपीएस से आ रही होती है। और हमने कलेक्टिवली चाइना के साथ मिलके हमने रिमोट अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च की हुई। सो ही इज जस्ट एज्यूमिंग, I'm again repeating that there was no specific deployment of such satellite, whereby they wanted to ensure कि उनका PL-15 जैम ना हो, या ये तो PL-15 by the way it is called BVR, जो उनके पास भी थे, राफेल के पास भी थे। और ये वो एक्टिव मिसाइल होते हैं जो कि फायर एंड फॉरगेट कहलाते हैं। इनकी एम्प्लॉयमेंट अगर आप सही कर दें, जब आप इनको लॉक करके फायर करते हैं, उसके बाद दे आर एट द ओन एक्टिव होमिंग कर रहे होते हैं, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू द रिजेक्ट द फॉल्स सिग्नल्स आल्सो। तो सो मेरे ख्याल में अब तो हमारे इसमें पायलट्स ज्यादा को इफेक्ट जो एक्सपीरियंस था। भी हो गया ना सर, एक्सपीरियंस हो गया। नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। सो ये कैन वी से सेफली कि ये पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड एयर सुप्रीमेसी, नॉट सुपीरियरिटी बट एयर सुप्रीमेसी अगेंस्ट द इंडियन एयर फोर्स, इज कैन Well, बी I सीन won't लाइक दैट? say no, no. There's a big statement. Air supremacy is a big statement, but we have redefined the doctrine. We have Pakistan Air Force has definitely redefined the doctrine whereby the untouchables have been touched very effectively. The employment, the integration, the training part has emerged as your strong points. Now, you can say that if you are prepared well, if you have integrated your weapons, if you have integrated your all assets, whichever are there in your arsenals, so definitely a local air superiority, come air supremacy can be created. But this was not a classical case whereby air supremacy was required. Air supremacy was required over a defined area, a particular area, whereby the other side was up in the air. I'm again repeating probably that it is the ineffectiveness of them, or it is unprofessional utilization of their high-tech asset which has brought this day a doom day for them. वन लास्ट क्वेश्चन, लोगों के माइंड में होता है, हमारे माइंड में भी होता है, आम लोगों के तरह हम भी ये बात सोचते हैं कि ये मोटरवे के ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज होती है, लैंडिंग ऑन द मोटरवेज, और हमने देखा कि हिंदुस्तान ने भी ये करने की कोशिश की, एंड सो इसकी क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है? इज इट रियली चैलेंजिंग टू बी एबल टू लैंड ऑन अ हाईवे? It depends what type of surface is there. It depends how much width it is there. It depends undershoot, overshoot में क्या obstacles हैं. So from that angle, it is definitely a challenge. But जब एक pilot land करता है, so he's already mentally prepared, physically prepared, rehearse करके आता है. So I would say for a professional, it is doable. But why do we do it? That's a very important question. You know, आजकल के दौर में जो जंग का माहौल है, या जो फिजाई जंग का माहौल है, या इवन जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स आ गए हैं, तो कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी रनवे किसी वक्त भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है. सो अगर आपके पास रनवे ही नहीं है, आपके पास लैंडिंग सरफेस ही नहीं है, तो बजाय इसके कि आप आम जगहों पे लैंड करें, आजकल रोड का नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है, और फिर हम पहले से अपनी कोऑर्डिनेशन करके एक पर्टिकुलर पोर्शन को आइडेंटिफाई करके इतना स्ट्रेंथन कर लेते हैं कि उसके ऊपर जब हाई स्पीड एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो इट इज सेफ टू लैंड. सो इट इज काइंड ऑफ अ रिकवरी प्लेस, इट इज काइंड ऑफ अ सेकेंडरी लैंडिंग प्लेस, और इट इज काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर विदाउट एनी
fear of losing your aircraft or up in air, you can bring them down safe, and then later you can recover them. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग ऑल दीज डिटेल्स विद अस। आई एम श्योर कि हमारे देखने वालों को बहुत कुछ समझ आया होगा इससे। बहुत ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।